नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसे लेकर उम्मीदें भी बहुत थी और विवाद भी। फिल्म का नाम है हरी हारा वीरा मल्लू पार्ट 1। यह फिल्म शुरू से ही सुर्खियों में रही क्योंकि इसमें है पवन कल्याण, जो तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है। उनकी हर फिल्म एक इवेंट मानी जाती है, लेकिन इस फिल्म का सफर इतना सीधा साधा नहीं था। प्रोडक्शन के दौरान यह फिल्म कई बार अटकी, डायरेक्टर्स बदले, बजट बढ़ा और पॉलिटिकल एंगल्स भी बीच में आ गए। इस फिल्म को शुरू किया था कृष ने। कृष वैसे डायरेक्टर हैं जिनके पास विजन होता है, उनकी सोच हमेशा ग्रैंड होती है और यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म को एक बड़े कैनवास पर बनाने की ठानी। लेकिन समय बीतने के साथ फिल्म के शूट में बार बार रुकावटें आती रही। पवन कल्याण की राजनीति में व्यस्तता और बजट की खींचतान के कारण फिल्म कई बार डिले हुई। आखिरकार जब ज्योति कृष्णा ने डायरेक्शन संभाला और क्लाइमैक्स खुद पवन कल्याण ने डायरेक्ट किया, तब जाकर यह फिल्म पूरी हो पाई। कहानी हमें 17वीं सदी में ले जाती है, उस दौर में जब मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था। इस समय एक डाकू है वीरामलू, जिसे पवन कल्याण ने निभाया है। लेकिन वो सिर्फ एक डाकू नहीं, बल्कि अपने तरीके का हीरो है। उसकी जिंदगी में कई मोड़ आते हैं और धीरे धीरे वो एक बड़े मिशन में फंस जाता है। कहानी की असली जान तब आती है जब वीरामलू को दिल्ली जाकर औरंगजेब के दरबार से कोहिनूर हीरा चुराना होता है। यह मिशन कहानी की रीढ़ बनता है और फिल्म का बड़ा आकर्षण भी। फिल्म का पहला आधा हिस्सा काफी रोचक है। यह हिस्सा ज्यादा रियलिस्टिक लगता है क्योंकि यहाँ वीरामलू की एंट्री होती है, उसकी डाकू वाली जिंदगी दिखाई जाती है और टीम बनाने का सीक्वेंस भी देखने को मिलता है। जिस तरह से वीरामलू को पेश किया गया है वो एकदम क्लासिक स्टार एंट्री जैसा फील देता है। पवन कल्याण के फैंस के लिए ये एंट्री सीन किसी ट्रीट से कम नहीं। एक्शन सीक्वेंस अच्छे हैं और कई जगह ट्विस्ट भी आते हैं जो मजा बढ़ा देते हैं। लेकिन जैसे ही इंटरवल के बाद दूसरा हाफ आता है, फिल्म का टोन बदल जाता है। यहां कहानी एक फैंटेसी जोन में चली जाती है। फैंटेसी एलिमेंट्स और माइथोलॉजी का मिश्रण यहां देखने को मिलता है। कई सीन ऐसे हैं जहां हिंदू संस्कृति और धार्मिक प्रतीकों को कहानी में जोड़ा गया है। क्लाइमैक्स में तो खासतौर पर इस बात को जोर देकर दिखाया गया है कि किस तरह उस दौर में हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने में कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती थी। यह हिस्सा इमोशनली काफी मजबूत है और कुछ सीन ऐसे हैं जो आपको अंदर तक छू जाते हैं। हालांकि फिल्म के साथ सबसे बड़ी समस्या इसका विजुअल इफेक्ट है। इतने बड़े बजट की फिल्म से जितनी भव्यता की उम्मीद होती है, उतनी यहां नहीं मिलती। कई सीन में वीएफएक्स बेहद कमजोर नजर आता है, चाहे वो जानवरों के सीन हो, घोड़े हो या फिर युद्ध के दृश्य। ये कमजोरी फिल्म की ग्रैंडनेस को काफी हद तक कम कर देती है। साथ ही फिल्म में कई जगह अनावश्यक गाने और बेवजह की कॉमेडी डाल दी गई है। इससे कहानी की गंभीरता टूटती है और नरेटिव की धार कमजोर पड़ती है। अगर इन हिस्सों को काटकर फिल्म को थोड़ा टाइट एडिट किया जाता तो ये फिल्म कहीं बेहतर दिखती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म पूरी तरह खराब है। इसमें कई ऐसे पल हैं जो वाकई मजेदार है और कहानी को एक अलग स्वाद देते हैं। उदाहरण के लिए वीरामलू का जानवरों को काबू करना। यह सिर्फ हीरोइज्म का सीन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक लॉजिकल बैकग्राउंड दिखाया गया है। पहली बार जब वो बाघ को कंट्रोल करता है तो उसके पीछे की ट्रेनिंग और ट्रिक दिखाई जाती है, जो इसे ज्यादा विश्वसनीय बनाती है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक अलग ही अंदाज में तैयार किया गया है। यहां एक तूफान का इस्तेमाल किया गया है जो कहानी को एक नाटकीय मोड़ देता है। कुछ लोगों को यह आइडिया अजीब या बचकाना लग सकता है, लेकिन अगर आप इसके क्रिएटिव एंगल को देखें तो यह दिलचस्प है। मुझे यह याद दिलाता है हॉलीवुड की फिल्म स्कॉर्पियन किंग का वो सीन जिसमें ड्वेन जॉनसन यानी द रॉक सैंडस्टॉर्म का फायदा उठाता है। यहां भी कुछ वैसा ही किया गया है। हालांकि वीएफएक्स की कमजोरी इसे उतना प्रभावशाली नहीं बनने देती। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, पवन कल्याण ने पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाया है। चाहे एक्शन हो, गुस्से से भरे डायलॉग हो या इमोशनल सीन, हर जगह उनका स्टार पावर महसूस होता है। उन्होंने अपने रोल को बेहद सच्चाई के साथ निभाया है और यही वजह है कि फिल्म का कमजोर स्क्रीन प्ले भी कई जगह संभल जाता है। म्यूजिक की बात करें तो एम किरवानी का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का एक और बड़ा प्लस पॉइंट है। उनकी धुनें और बीजीएम कई सीन में फिल्म को नया जीवन दे देते हैं। कुछ सीन तो ऐसे हैं जहां बैकग्राउंड म्यूजिक ही पूरी फिल्म को ऊंचाई पर खड़ा कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फिल्म थिएटर में देखने लायक है? अगर आप पवन कल्याण के फैन हैं और उनका स्टारडम बड़े पर्दे पर महसूस करना चाहते हैं तो आप इसे थिएटर में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कसी हुई और बिना खामियों वाली फिल्म ढूंढ रहे हैं तो शायद ये फिल्म आपको पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाएगी। मेरा मानना है कि जब ये फिल्म ओटीटी या टीवी पर आएगी और गाने व अनावश्यक हिस्से काट दिए जाएंगे
तब ये एक बेहतर अनुभव देगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के भीतर एक शानदार आइडिया और दमदार कहानी का पोटेंशियल था। अगर यह प्रोजेक्ट शुरुआत से अंत तक क्रिश के हाथों में रहता तो आज हम शायद एक मास्टरपीस की बात कर रहे होते। कहानी का स्केल, किरदारों की गहराई और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये सब फिल्म को एक क्लासिक एडवेंचर बना सकते थे।